बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी से प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका मेज़बान खादिम अदना शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। नाज़रीन, पिछले 5-6 दिन सच पैगंबर जो है वो हमने प्रोग्राम इसलिए नहीं किया कि इस कदर जो है वो मुल्क जो है वो अफवाहों की जद में था। इस किस्म के नैरेटिव्स आ रहे थे और हर जो चैनल है, हर जो एंकर हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जहाँ जहाँ वो यूट्यूब्स पे बैठे हैं या बड़ी स्क्रीनों पे बैठे हैं, तो वो ख़ारजा अमूर के माहिर भी बने हुए थे, वो दाखिला अमूर के माहिर भी बने हुए थे और ऐसी ऐसी राय और ऐसे ऐसे तज्ज़िये आ रहे थे कि जिस पे मैं जो है वो अंगुश्त बदंदा था और हैरान होकर सब चीज़ें सुन रहा था और इस तरह महसूस हो रहा था कि शायद मैं अपना ज़हनी तवाज़न खो दूँगा। फिर जब मिनिस्टर्स के बयान उस पर सोने पे सुहागा होता है कि मैं जो तज्ज़िया निगार होते हैं वो तो अगर कोई तज्ज़िया पेश करते हैं या कोई ऐसा एनालिसिस देते हैं जिससे जो है वो हम अपने मौज़ूआत, अपनी पॉलिसीज़, अपनी चीज़ों से हट के भी सियाक़ो सबाक़ से हट भी जाते हैं, तो उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं होता या वो इस तरह से नहीं लिया जाता जिस तरह से एक मिनिस्टर का बयान जो है या एक जो है वो कैबिनेट मेंबर का बयान जो है वो पिछले दिनों में सुनने को मिला। शाह महमूद कुरैशी साहब का कल मैंने बयान, आप वज़ीर ख़ारजा हैं, आपने एक जज्बाती बयान दिया OIC के बारे में और आपने ये बिल्कुल जो है वो नहीं रखा लिहाज इस चीज़ का कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक अनमिट ताल्लुकात हैं और हमारा जो रिश्ता पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ है वो शायद अवाम का रिश्ता जो है वो सऊदीज़ जो हैं उस हरम पाक से, उस मस्जिद नबवी से, उस शहर मदीना से, उस मक्का पाक से, उनसे भी ज़्यादा है जो वहाँ के अरबी हैं। हम अजमी होने के नाते भी उनसे ज़्यादा एहतराम करते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये रिश्ते जो हैं ये इतने गहरे और मज़बूत हैं कि इनसे आप रूगर्दानी नहीं कर सकते, इनसे आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा, एक ख़ारजा अमूर के माहिर जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि जिन मुल्कों की अपनी ख़ारजा पॉलिसी है और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया जो है इस वक्त कोरोना से पहले जो सूरत हाल थी वो भी यकसर मुख्तलिफ थी और कोरोना के बाद तो बिल्कुल जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है और तमाम आप देखें कि सरहदें जो हैं उन पे भी बात हो रही है, LOCs पे बात हो रही है और LAC पे बात हो रही है और सरहदें मिटती जा रही हैं, सरहदें आगे बढ़ती जा रही हैं, सरहदें सिकुड़ती जा रही हैं और हर तरफ जो है वो एक शोरश बरपा है, हर तरफ जंगें जो हैं वो दस्तक दे रही हैं। और जब एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के हामिल मुल्क होते हैं और वो मुल्क जो मुआशी एतबार से जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, किसी के साथ वो मोहताजी में नहीं होते कि ये पैसे देगा तो मुल्क चलेगा। अगर कोई मुल्क जो है वो अगर पैसे लेके, कर्ज़े लेके, अमदाद लेके, डोनेशंस लेके चलता है तो माफ़ कीजिएगा उसकी अपनी कोई ख़ारजा पॉलिसी नहीं होती, उसके पास कोई बावज़न लफ्ज़ नहीं होते कि वो क्रिटिसाइज़ करे किसी की ख़ारजा पॉलिसी को। सऊदी अरब एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, UAE एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने मुआशी एतबार से जो है वो ख़ुद कफ़ील हैं, लिहाजा उनकी ख़ारजा पॉलिसियाँ जो हैं वो भी जो है वो बिल्कुल आज़ाद हैं और जो फ़ैसले वो करते हैं वो उनके अपने फ़ैसले हैं, उन पे क्रिटिसाइज़ करने का हमें कोई हक हासिल नहीं होता। हाँ, आपकी अगर वो पॉलिसी में दखल देते हैं, आपकी ख़ारजा पॉलिसी में दखल देते हैं, आपके स्टेट के मामलात में कुछ ऐसा दखल अंदाज़ी करते हैं तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं और वो भी बात जो है वो भी बंद कमरों में होती है, वो वज़ीर ख़ारजा की सतह पे होती है, वो प्राइम मिनिस्टर की सतह पे होती है। ऐसे ही जैसे कमर जावेद बाजवा साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो हालिया मुलाकात हुई है उनकी फ़ौजी क़यादतों के साथ, तो ये इस लेवल पे ये मुलाकातें होती हैं और मामला तय भी हो जाते हैं, डिफ्यूज़ भी हो जाते हैं और मामलात का हल भी निकल आता है कि आप जो है वो ये कहें कि कुत्ता कान ले गया है, आप बिला सोचे समझे दौड़ लगा देते हैं और जब आप जो है वो थक के गिर जाते हैं तो आप कान को हाथ लगाते हैं, तो कान तो साथ था भाई, आपने बयान दे दिया, उससे सऊदी अरब में नाराज़गी पैदा हुई,
एक मामूली एक ड्रामा चल रहा है अर्तगल पीटीवी पे, उस पे सऊदीया को कुछ एतराज़ात थे कि सल्तनत उस्मानिया के लिए जो है वो पाकिस्तान जो बहुत बढ़ के जो है वो तुर्की के साथ जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ा रहा है और वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो एक अलहदा से ब्लॉक बनने जा रहा है और चाइना जो है वो इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। मुझे ये बताइए कि जब मलेशिया में यही जो है वो सारे इस्लामी ममालिक का इस ब्लॉक का जो है वो इज्तिमा होने जा रहा था, तो एक टेलीफोन कॉल पे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाना जो है वो मौखर कर दिया था और आपने मलेशिया को भी नाराज़ कर लिया, आपने उस वक्त तुर्की को भी नाराज़ कर लिया। लेकिन तैयब उर्दगान को चूँकि आपकी ज़रूरत थी, उन्होंने फिर भी डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक होने का सबूत दिया और वो आपके साथ जो है वो जुड़े रहे। अब यहाँ पे ये है कि आपने कल फिर एक बयान दे दिया, कल ये बयान दिया कि ना हमसे किसी ने $1 अरब मांगे हैं, ना हमसे किसी ने तेल की बंदिश की बात की है, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। भाई जब सब कुछ उसी तरह से चल रहा होगा, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ कह रही है, आपका स्टेट बैंक कुछ कह रहा है, आपके बैंक कुछ कह रहे हैं, $1 अरब जो है वापस गया है, आपके चैनल्स बता रहे हैं कि $1 अरब उन्होंने मांगा है और दूसरे अरब के लिए उन्होंने आपको टाइम लिमिट दी है। इसी तरह से यूएई ने आपसे $1 अरब की डिमांड कर ली है वापसी के लिए। तो जनाब अब आपका ये बयान जो है ये आम एक तज्जिया निगार का बयान नहीं है, ये मैंने चैनल पे बैठ के नहीं कह दिया कि इसका कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। तो फिर तो वज़ीर आज़म को भी यहाँ पे जो है वो इस्तीफ़ा देना बनता है, पूरी कैबिनेट को मुस्ताफ़ी होना चाहिए और ख़ास तौर पे आपको फौरी तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब मुस्ताफ़ी होना चाहिए कि आप पहले कुछ बयान देते हैं, उसके बाद उसकी नफ़ी करते हैं और जब आपके अंडर द टेबल या बैकडोर डिप्लोमेसी से मामला तय हो जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो किसी ने थप्पड़ नहीं मारे, मेरे तो गाल वैसे ही लाल हैं, मैंने तो वैसे ही गाज़ा लगाया हुआ है गालों पे, ये तो वैसे ही लाल हो गए। तो भाई कल को इसी तरह से आप कहेंगे कि जनाब हमारे कश्मीर का मसला जो है वो हल करने के लिए तैयार है अमेरिका, हम वहाँ पे जो है वो उनको हक़ खुद अरादियत जो है वो देने के लिए तैयार हैं यूएनओ की करारदादों के मुताबिक, तो लिहाजा जो है वो इसराइल को तस्लीम करने में कोई जो है वो हर्ज नहीं है। जिस तरह सऊदी अरब कहता है कि अगर वो फ़लस्तीन को जो है वो एक रियासत मानता है तो हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। हमने यूएई पे क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, यूएई की अपनी पॉलिसी है। आप देखें कि तैयब उर्दगान जब वज़ीर आज़म बनते हैं सबसे पहला दौरा वो तुर्की का करते हैं, उसके बाद जो है वो तुर्क जो है वहाँ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसको दावत देते हैं टर्की की, वो टर्की में आते हैं और उसके बाद जो है वो जॉइंट सेशन से खिताब करते हैं। टर्किश एयरलाइन की परवाज़ें जो हैं वो जद्दा से भी, रियाद से भी और यूएई से भी हर 1.5 घंटे के बाद एक परवाज़ टर्किश एयरलाइन की तालिब जाती है, यूएई की परवाज़ें तालिब जाती हैं। उनमें क्या जाता है, कोई घास फूस जाता है, कोई जानवर जाते हैं, कोई घोड़े गधे जाते हैं, नहीं, उसमें बिजनेसमैन जाते हैं, उसमें स्टेट के लोग जाते हैं, उसमें वो लोग जाते हैं जो स्टेट के फैसले करते हैं। तो यहाँ पे आप किसको क्या कहेंगे, आप अपनी पॉलिसी को देखें, अपने मामलात को देखें, अपने मुआशी मामलात को देखें, आप मईशत को आगे बढ़ाएं। मईशत का ये हाल है कि यहाँ पे ट्वीट पे पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, पाकिस्तान इस वक्त आटो पे लगा हुआ है, रियासत आटो पे लगा दी गई है और उसके बाद जो है वो आपके वेब चैनल्स, आपके तमाम ख़रीदे हुए, आपके तमाम ब्रीफकेस चैनल्स, आपके तमाम लिफाफा ब्रांड सहाफ़ी जो हैं यकसर उनके रवैये तब्दील हुए हैं और वो रवैये तब्दील इस तरह से कि वो सब जो हैं वो हुकूमत के गीत गा रहे हैं, सब जो हैं वो जब घर में आते हैं तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिफाफों में तो इतना पैसा होता है कि उनको आटा जो है वो 75 से 175 रुपये किलो भी हो जाए तो हमारे जो चैनल्स पे बैठे हुए सहाफ़ी हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब आदमी जो है उसकी हालत को देखें, आप डॉलर की तरफ देखें, आप कहते हैं रेमिटेंस बहुत आई हैं, हमने ये जनाब तीर मार दिया है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, इंपोर्ट आएगी कैसे जब उन मुल्कों में अभी तक कोविड है। आप जाएं, आपको किसी शेल्फ पे जो है इस वक्त ब्रांडेड चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए कि वहाँ से इंपोर्ट आ ही नहीं रही। जिस दिन इंपोर्ट खुलेगी आपका ये फ़र्क भी मिट जाएगा और पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट तो जानी है। जब मतलब है आप यहाँ पे अल्लाह ताला ने आप पे करम किया, कोविड जो है उसकी सूरत हाल इस तरह से काबू आई, वो भी क्रेडिट आप लेते हैं
कि ये जनाब हमने कोविड पे काबू पा लिया, आपने काबू नहीं पाया। ये अल्लाह ताला पाक परवरदिगार की मेहरबानी, उसकी इनायत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जो गिड़गिड़ा के कौम माफ़ियाँ मांगती रही है, कौम जो है उसने अपना किबला दुरुस्त किया, कौम जो है वो माइल हुई सौमो सलात की तरफ, तो उससे ये जो है निजात मिली आपको, वो भी हम क्रेडिट लेकिन आपको देते हैं कि आपने कोविड पे काबू पाया। चलिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जितने आप फैक्ट एंड फिगर दे रहे हैं ये इसी तरह से हैं कि आप एक झोंपड़ी में एक बच्चा जो है वो दूध से बिलक रहा हो और आप वहाँ पे एक टेलीविज़न सेट उठा के ले जाएं और उसे कहें कि ये टेलीविज़न सेट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसको जनाब प्लग में लगाओ और रोज़ इस पे बैठ के ड्रामे देखा करो और अर्तगल देखा करो इस पे। वो टेलीविज़न उठा के आपके सर पे फोड़ देगा कि उसका बच्चा जो है वो दूध से रो रहा है। वो कहेगा कि मुझे अपने बच्चे के दूध से गर्ज है, मेरे बच्चे के लिए दूध मुझे दे दो। यहाँ पे महंगाई का जो तूफान है, बाकी जो चीज़ें हैं आप उनको देख रहे हैं। जितनी टीम आपने अपने इर्द गिर्द बिठाई है, मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब से इल्तमास करता हूँ कि मेरे 3 माह पहले के क्लिप्स जो हैं वो अभी जो पाक टीवी पे मैंने बात की थी उन क्लिप्स को चला के देख लें। मैंने जो जो बातें आपसे की, मैंने जो जो बातें जो हैं आपको कहा कि इस तरह के स्टेप्स ले लें, इस तरह से मामलात को बेहतर कर लें, लेकिन आपने किसी बात पे तवज्जो नहीं दी। मैंने फिर अपनी रियासत को भी बार बार कहा कि खुदा के लिए ये निज़ाम गिर चुका है, ये निज़ाम जो है बदबूदार बोसीदा निज़ाम, ये धीमक ज़दा निज़ाम, ये जो है ये जा चुका है, ये गिर चुका है, इसको खुदा का वास्ता है, इसको जल्दी जो है वो लपेट लें या इसको लपेट दिया जाए तो बेहतर है। और मैंने उनको मशवरा दिया कि आप एक ऐसे 22 करोड़ अवाम में से ये लाए हैं, 50 टेक्नोक्रेट लाए हैं, 50 इलेक्टेड लाए हैं, उनसे बेहतर है कि आप इस जमहूरियत को जिसमें ये कार्टल्स बैठे हुए हैं। क्या हुआ इमरान खान साहब चीनी स्कैंडल का, क्या हुआ आटा स्कैंडल का? चीनी जो है जिसको आप हाथ डालते हैं वही काबू से बाहर हो जाती है चीज़, उसी का टाइराड खुल जाता है। चीनी जो है जिस दिन आपने हाथ डाला उस दिन 65 रुपये और 60 रुपये पे बिकती आज 105 रुपये पे बिक रही है। आटा जो है वो 40 रुपये पे बिकता आज 75 रुपये किलो पे बिक रहा है। लोग नाने जवी के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास इतना नहीं है कि वो अपने बच्चों को सादा रोटी पानी में डुबोकर खिला सकें। इमरान खान साहब, आपका ये मैटर नहीं है, आपके वजीरों का ये मैटर नहीं है, उनका ये जो है वो उनको ये दुश्वारी नहीं आती। लेकिन यहाँ पे मैं मासिस से जुड़ा हुआ आदमी बैठा हुआ, मेरे घर में अब जो है वो रोटी हम बच्चों को कह रहे हैं कि 2 की बजाय 1 खा लो बेटा, पेट भर के खाना नहीं खाते, नबी पाक ने यही कहा है। और इस तरह की हम वसीयतें कर रहे हैं। हम अपने आप को जो है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं, आपकी कबीना किस तरफ लेके जा रही है। यहाँ फिर कहूँगा, एक ही हल है मुल्क का, एक ही हल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ना आप ये पैसे रिकवर कर पाएंगे, ना ये पैसे आपको देंगे, ये इसी तरह विक्ट्री के निशान बनाएंगे। ये एक किस्म का हुकूमत के मुंह पे थूकते हैं जब नैब के दफ्तर से ड्राई क्लीन होके बाहर निकलते हैं। क्या बना शर्जील मेमन का, क्या बना खुर्शीद शाह का? आज वो बैठ के असेंबलियों में उसी तरह से तकरीरें करते हैं, आप पे आवाज़ें कसते हैं। आज भी आपको वो सेलेक्टेड किए ताने देते हैं। आज भी वो जो है वो कल जो है जो वहाँ पे हुआ, चोर चोर के असेंबलियों में नारे लगते हैं। तो जनाब 22 करोड़ में से 22 लोग, मैं रियासत पाकिस्तान से अपने सिपे सलार से भी इल्तमास करता हूँ कि क्या ये मिट जाएंगे, अवाम मिट जाएगी मखलूक़ खुदा, तो फिर आप देखेंगे, इनकी कारकर्दगी को देखेंगे, इनकी करप्शन को देखेंगे, इनके बाकी मामलात को, इनके अल्लों तल्लों को देखेंगे। तो जब तक ये अल्ले तल्ले बंद नहीं होते, ये करप्शन की जो दास्तानें अब फिर से शुरू हुई हैं, ये नहीं रुकती। पुराने जो करप्ट लोग हैं उनसे सही एहतसाब नहीं होता, अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब नहीं होता, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ आज मैं एक आपसे मिसाल देने जा रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं जब पीछे देखता हूँ, मैं उन लोगों को देखता हूँ, मैं अयूब खान के ज़माने से शुरू करता हूँ कि कौन लोग जो हैं उन्होंने जो है पाकिस्तान को हकीकी मानों में सर्व किया। तो खुदा बख्श टवाना का नाम भी आता है। उसके बाद भुट्टो साहब की कैबिनेट में झांकता हूँ तो वहाँ पे कई नाम ऐसे आते हैं जिन्होंने, डॉक्टर मुबशर हसन जैसे लोगों के नाम आते हैं। नवाज़ शरीफ की काबीना में भी कुछ लोग हैं,
बाकी लोग भी। लेकिन एक 3 माह की गवर्नमेंट आई थी 2012 में, और एक सन ऑफ द साइल, एक सच्चा खरा पाकिस्तानी जो वह आया, अननोन आदमी था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, मासेस से जुड़ा हुआ था, फिर भी उस शख्स ने 3 माह की, जब मैंने उसकी कारकर्दगी को उठा के स्टडी किया, 2012 का मैंने रिकॉर्ड निकाला, तो उस शख्स ने 3 माह में वो चेयरमैन पीआईए भी रहा, एमडी पीआईए भी रहा, और वो इंडस्ट्रीज और कॉमर्स का मिनिस्टर भी रहा। 3 माह के अंदर ये जेली डिग्रियां, जिस पे आज सरवर खान कहता है, और उसने उसको पब्लिकली असेंबली में खड़े होकर कहा कि पायलटों की 70% 80% डिग्रियां जाली हैं, जिसका खमियाजा जो है वो पीआईए भी भुगत रही है, और एयर मार्शल असगर भी, अरशद भी भुगत रहा है, और कौम भी भुगत रही है। उसके बाद कल उसने जो स्टेटमेंट दी है कि जी 35 साल जो लोग हुकूमतों में रहे हैं वो सारे करप्ट थे, वाजिबुल कत्ल थे। यहां पे प्रोड्यूसर साहब जरा ये फ्लैग्स चलाइएगा सरवर खान साहब के, कब ये मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़े, कब ये पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़े, कौन कौन सी वजारतें और कौन कौन से ओहदे इन्होंने उनमें उस 35 साल में एंजॉय किए। उसके बाद अब पीटीआई में आ गए हैं तो ये दूध के धुले हुए बन रहे हैं। आपको उसी दिन फारिग करना चाहिए था, और जब पहले आपकी मिनिस्ट्री इमरान खान ने जो है उसको चेंज करने की बात की तो आपने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और फिर आपको हवाबाजी की मिनिस्ट्री दी गई, और यहां भी आपने जो गुल खिलाए और जहां पे आपने पाकिस्तान का और मुल्क का जो नुकसान किया, जो रियासत की नाक आपने जमीन के साथ लगवाई, एक लम्हे के लिए आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। सरवर खान को फिल फॉर जो है इससे रेजिग्नेशन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, इमरान खान की आंखें बंद हैं। ना वो उस्मान बुज़दार की करप्शन उसे नजर आती है, ना अपने मिनिस्टर्स की नजर आती है, ना उसको यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन की करप्शन नजर आती है। हाँ, ये जेली डिग्रियां मैं बता रहा था कि शहजादा एहसन अशरफ उनका नाम है, उन्होंने ये सबसे पहले जाली डिग्रियों का केस उठाया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में तमाम डिग्रियां जो हैं वो एसईसीपी में और हायर एजुकेशन कमीशन में भिजवाई, और तमाम लोगों को बेनकाब किया। उन्होंने पीआईए में जो है वो शॉर्ट जो है वो करने के लिए मुलाजमीन को, जो एक एक बोइंग के पीछे 30 लोगों की ज़रूरत होती है, यहाँ पे 900 बंदा था। उसने जब हाथ डाला तो आसफ अली जरदारी साहब जो है वो उसके आगे खड़े हो गए, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उन्होंने बुरा माना, और उसने कहा कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। वो शख्स जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन पीआईए के लिए लेके आया, $1.5 बिलियन का, विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन इंजेक्ट करने के लिए। आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि शहजादा साहब ये लोन जो है ये प्रेसिडेंशियल फंड में आएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये लोन जो है ये एस्क्रो फंड में आएगा। एस्क्रो फंड ये होता है कि रोज़ के रोज़ उसका हिसाब होता है, रोज़ के रोज़ उसका ऑडिट होता है। एक पेप्सी कोला भी आप खरीदते हैं, एक चाय का कप भी आता है, तो एस्क्रो अकाउंट में वो उसका इंदराज होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन कब भाता था मिस्टर 10% या मिस्टर 100% को? वहीं पे उसने कहा कि जनाब फिर मैं स्टेप डाउन कर जाता हूं, मैं चला जाता हूं। फिर वो शख्स जिसने स्टील मिल को 3 माह के अंदर 100 दिन कप्तान के हमने किया, आज हम शर्मिंदा हैं। लेकिन इसलिए इसकी बात कर रहा हूं कि इसने अपने 90 दिन के अंदर या 100 दिन के अंदर स्टील मिल का मुआहदा रशिया के साथ किया, और इसके गवाह जनरल जावेद जिंदा हैं, और वो इसको 40% प्रोडक्शन पे ले गया, और स्टील मिल को उसने रवां दवा कर दिया। फिर उसने जो है ईडीबी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसमें उसने ये जो आपके टोयोटा, निसान, सुजुकी कंपनियां हैं, ये 100% पेमेंट एडवांस लेती थी, और साल साल भर गाड़ी नहीं देती थी, और वो उस रकम को एंजॉय करते थे, उनका इंटरेस्ट खाते थे। उसने कहा कि 5% पे गाड़ी बुक होगी, और 5% के बाद डिलीवरी जो है वो आप जो है 6 हफ्ते में देंगे, और अगर 6 हफ्ते से आप लेट करेंगे तो जो 5% आपने लिया है उसका इंटरेस्ट आप जो है वो क्लाइंट को पे करेंगे। वहां पे जनाब ये सारा माफिया उठ के खड़ा हो गया। इस तरह उसने माफिया को हाथ डाला। आज अगर उस तरह के लोग हों, आज चीनी माफिया को अगर वो हाथ डालता, आज शुगर अपना आटा माफिया को वो हाथ डालता,
आज वो डिग्रियों पे हाथ डालता तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। इस तरह के लोग जो हैं 22 लोग ढूंढने हैं। एक की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इस तरह के 22 और हिस्ट्रियां मैं आपके सामने ले आता हूं, जिन लोगों ने सर्व किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए जो है वो सर्व किया। मैं ले आता हूं आपके सामने 22 लोग। उसके बाद 22 लोगों के बाद कड़ा एहतसाब, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, और वही ले सकेंगे पैसे। दूसरी बात जो है बल्दियाती इलेक्शन नए असूलों और ज़ाब्तों पे फिर एक करवाएं रेफरेंडम। ये निज़ाम, ये चोरों डाकुओं सिसिलियन माफिया और डॉन्स का निज़ाम या सदारती निज़ाम, ये तमाम 18वीं तरमीम के पीछे छुपने वाले, ये कब्रों के पीछे छुपने वाले, ये जैली अकाउंट्स, ये टीटियाँ, ये तमाम मुल्क के ख़जानों के साथ खिलवाड़ करने वाले, ये तभी जो है ये अकाउंटेबल होंगे, इनसे रिकवरी होगी अगर मुल्क में जो है इस निज़ाम को गिरा कर जो है वो नेशनल गवर्नमेंट या जो भी नाम आप दें उसे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का नाम दें, इस जैसे बंदे लें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपसे इल्तमास करता हूं कमर जावेद बाजवा साहब कि 22 लोग ढूंढ लें, बस वो इस मुल्क को जो अल्लाह की देन है, 27वीं शब को ये बना रमज़ानुल मुबारक में, ये ज़िंदा व पाइंदा हो जाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, आज के लिए